अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नीला ज़काब के साथ मौजूद हूँ। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम के ज़रिए आप लोगों को अवेयरनेस दे सकें कि जब इंसान जुर्म करता है तो उसके बाद उसके साथ जो सलूक होता है वो जेल की हवा काटना या वहाँ पर रहना उस माहौल में कोई इतना आसान नहीं है। इंसान गुस्से को काबू ना रखते हुए, अपने जज्बात को काबू ना रखते हुए जुर्म तो कर बैठता है, लेकिन उसके बाद उसके साथ कई ख़ानदान जो जुड़े होते हैं, चाहे उसका ससुराल हो, उसके वालिदैन हो, या उसके हल्का अहबाब में उसके दोस्त हों, या उसके इस गुनाह में शामिल उसके साथ शामिल गुनाह जो लोग होते हैं वो हों, वो कई ख़ानदान उसकी सज़ा जो है वो भुगतते हैं। आज भी जो जुर्म है वो कोई छोटा नहीं है जिन्होंने किया है। वो मुल्ज़िमान जिन्होंने महज 7 लाख की खातिर एक शख्स को पहले बरहना किया, फिर उसे जहर भी दी, उस पर तशद्दुद भी किया, बेदर्दी से उसे कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उसकी लाश को बोरी में बंद किया और उसके बाद नहर बुर्द कर दी। उस मकतूल का क्या गुनाह था? अगर वो इनसे किसी बात पे नला था या ये उसके मकरूज़ थे या मामला कुछ भी था, तो वो अपने गुस्से की शिद्दत को क्यों ना काबू रख सके? उन लोगों ने ये प्लानिंग क्यों की? ऐसा कौन सा मसला दरपेश आ गया था कि इंसानियत शर्मा गई और एक इंसान की जान ले ली गई? ऐसे में वो उस दिन वहाँ पर क्या करने गया था? क्योंकि हमारे साथ प्रोग्राम से रिलेटेड जो लोग हैं जिन्होंने इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया है सारे, वो भी मौजूद हैं। तो पहले हमें आइयो से बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कि मामला है क्या, फिर आपको सुनाते हैं कि मुलज़िम ने क्या किया था। ये मुकदमा है हमारे पास 388/22 मुकदमा था। ये मलिक आशिक हुसैन ने अपने भाई तारिक हुसैन के अगवा का दर्ज कराया था और दर्ज कराने के वजह तफ्तीश मुझे मार्क हो जाती है। इस तफ्तीश के सिलसिले में मैं मौका पर पहुंचता हूं। मौका से जैब को देखने के बाद उनसे पूछता हूं, जो भी हालात हैं उनका फ़ोन नंबर लेता हूं, मोबाइल नंबर लेता हूं, जो भी नंबर मिलते हैं उनकी उसी वक्त मैं CDR अप्लाई करता हूं। और CDR के बाद फौरी मुझे एक 15 कॉल मौसूल होती है कि एक डेड बॉडी BRB नहर में पड़ी है। मैं फौरी BRB नहर पर पहुँचता हूँ, वहाँ पर देखता हूँ एक डेड बॉडी पड़ी है। वो कॉल करता हूँ मदई को कि शायद वही ना हो, क्योंकि मैं तो उसको शनाख्त नहीं करता था। तो वो मलिक आशिक जो मदई मुकदमा था, जिसकी मदईयत में मुकदमा दर्ज होता है, उसको कॉल करता हूँ। वो फौरी आते हैं वहाँ पर। उसका भाई भी दूसरा आता है तालिब हुसैन। वो शनाख्त करते हैं, कहते हैं जी हमारा भाई है तारिक हुसैन, उसी की डेड बॉडी है। मैं मौके पर फॉरेंसिक वालों की बुला लेता हूँ, अपने जो हैं क्राइम सीन वाले उनको ही कॉल कर लेता हूँ। मौके पर आकर सारी चीज़ें कलेक्ट करने के बाद डेड बॉडी को अपनी तहवील में लेकर उसके आइंदा कार्रवाई पोस्टमार्टम के लिए डायरेक्टर को भिजवा देता हूँ। तो उसी रात सेम रात को मुझे CDR भी मिल जाती है। CDR की मदद से मैं इसकी तलाश शुरू करता था। जो नामनूम मुल्ज़िमान थे, नामनूम मुल्ज़िमान की तलाश के लिए जहाँ जहाँ CDR मिलती है, B पार्टी को टच करने के बाद वो मुझे एक खातून का नंबर मिलता है जिसका नाम नुसरत बीबी है। नुसरत बीबी को जब मैं ट्रेस करता हूँ, उसको पकड़ता हूँ। उसके बाद उसका एक भांजा है जिसका नाम मोहम्मद शफीक है, उसको भी पकड़ लेता हूँ। उन्होंने इसका इकरार किया कि ये हमारे पैसे थे इनके पास 7 लाख रुपया, मैं बार बार इससे मांग रही थी तारिक हुसैन से, जी मुझे पैसे वापस नहीं कर रहा था। मुझे ये भी गुस्सा था और मेरे इसके साथ तल्लक भी थे, नाजायज़ तल्लक भी थे इसके साथ। तो आज रात मुझे इतना गुस्सा था कि जी मेरे 7 लाख रुपए मैं मजदूरी करती हूँ लोगों के घरों में, और मैंने पता नहीं किस मेहनत से मैंने इकट्ठे किए, जो मेरे हड़प करना चाहता है। तो मैं घर में बुलाया इसको। घर में इसको पहले मैंने खाना खिलाया। खाना खाने के बाद इसको बस चाय का कहा, कहता है चाय पीनी है। फिर मैंने चाय में 81 की गोलियां डालकर उसको बेहोश किया। बेहोश करने के बाद मैंने सोचा कि जी मेरे से काम नहीं हो सकता, किसी और बंदे को ही बुला लूँ। फिर मेरे करीब जो था वो शफीक ही था। शफीक को फ़ोन करके मैंने कॉल की है। वो पहले तो इनकार करता रहा, फिर मेरी कॉल पर आ गया। उसे मैंने रस्सी ली है और रस्सी लेने के बाद जब देखा कोई बेहोश हो गया, अभी मुकम्मल होश नहीं था, तो उसके गले में रस्सी डालकर एक तरफ से मैंने, एक तरफ से शफीक से, और दूसरी तरफ उसकी बेटी है महक और उसका बेटा कासिम है, जिनकी उम्र थोड़ी है। एक बेटे की उम्र 12 साल के करीब है और बेटी 18 साल की है। रस्सी को खींचने के बाद जब देखा इसका चेहरा काला होता जा रहा है, हमने समझा जो मर गया है। मगर उसके बाद एक लंबी सांस लेता है। लंबी सांस लेने के बाद देखते हैं कि ये अभी मरा नहीं है। फिर मैंने तकिया लाकर उसके ऊपर रखा है, मुँह के ऊपर रखा है। तकिए के ऊपर अपने बेटे जो कासिम उसको बैठा दी है। 5 मिनट के बाद देखते हैं तो वो उसके कान से और नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। उसको देखते हमें यकीन हो गया कि अब मर गया है। हमने फिर सोचा कि इसको कहाँ रखें, ये तो हमें पता चल, लोगों को पता चल जाएगा, इसको कहीं जगह पर लगा देते हैं। फिर मैंने सोचा कि इसको नहर में फेंक देते हैं।
उसको मोटरसाइकिल पर रखते हैं, जिस तरह आदमी पूरा फिट होकर बैठ जाता है। आगे बेटे को बिठाया और शफीक को बिठाया, पीछे उसको बिठाया, उसको सहारा दे के ऐसे जैसे जिंदा आदमी बैठा होता है ऐसे इस तरह बिठाकर जलो मोड़ की तरफ ले जाते हैं। जलो मोड़ नहर में जाके एक तरफ मोटरसाइकिल खड़ी करके उधर से टांगों से पकड़कर उसको नहर में फेंक देते हैं। नहर में फेंकने में हम अपने सुकून से अपने घर में अपने अपने काम पर आ जाते हैं। तो मोटरसाइकिल उसकी भी हमारे पास थी और जो शफीक की मोटरसाइकिल भी वो भी हमारे पास थी। जो सीडीआर की वजह से उसको पकड़ने की वजह से अब उन्होंने इकरार जुर्म कर ली है और उनसे जो मेडिसिन का रैपर था वो भी बरामद है, रस्सी भी बरामद है, उनकी मोटरसाइकिल भी बरामद है, उनके फ़ोन भी हमने बरामद कर लिए हैं। अब वकायत तफ्तीश मज़ीद जारी है। ये तो आइए सबसे हमने बात की, लेकिन मुलजिम ने ये सब क्यों किया उसी की जाने बढ़ते हैं। हाँ भाई, ऐसी क्या तकलीफ आन पड़ी थी कि तुमने एक इंसान की जान ले ली, तुम्हें करते हुए जरा भी ख्याल ना आया, तुम्हारे हाथ ना कांपे? पैरागॉन सिटी में मुझे फ़ोन आया, मुझे कह रही थी, मम्मी कह रही थी जल्दी आ जाओ, घर आ जाओ, काम है मुझे बहुत ज़्यादा। फ़ोन मैंने सुना, फिर मैंने बंद कर दिया। फिर बाद में उसने बाद में फिर फ़ोन किया, मुझे कह रही जल्दी आओ। तो मैंने कहा भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद फिर मैं चला गया वहाँ से ना, साहब अपने उस्ताद से पैसे लेके ना फिर मैं चला गया सीधा साहिपाल पिंड में चला गया। फिर उसके बाद घर गया, फिर मुझे मेरी मामी जान ने ऊपर छत के ऊपर चढ़ाया। उसने कहा छत पे बैठो। तो मैंने मामे तारक के नीचे मोटरसाइकिल बाइक देख ली थी, मैंने कहा नीचे खड़ी हुई है। तो फिर मुझे ऊपर चढ़ाया, मुझे कह रही थी कि ऊपर बैठो। मैं नीचे से ना फिर मैं ऊपर आती हूँ। फिर मुझे ऊपर आके बताया कि वो कह रही थी कि ये मामला हुआ है कि मुझे पहले दूध लेने के लिए भेजा है तारक ने। उसने कहा जाके भाग के दूध लेके आओ। तो दूध लेने के लिए गई हूँ, मैं वापस आई हूँ तो वो उसने वो क्या नाम है, एक चादर लाल रंग की चादर है, उसने अपने ऊपर तन के ऊपर एक कपड़ा भी नहीं था कि मैं सो रही थी। तो वो उसके करीब गया, ऊपर जाके लेटा, उसको ना थोड़ा सा टच करने लगा, हाथ छाट लगाने लगा। उसकी आँख खुली तो उसने कहा कि ये क्या कर रहे हो? तो कह रहा कुछ नहीं होता, सो जाओ, कुछ नहीं होता, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। तो वो लड़की थी, तो फिर उसकी अम्मी ना उधर से दूध लेके बाहर से आई। उसने जब देखा, इस हालत में देखा उसके साथ, तो वो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसकी वजाहत मैं करता हूँ कि उस खातून के साथ उसके तल्लक भी थे, नाजायज़ तल्लक भी थे। ये जो कातिल है इसका शोहर इसको छोड़ चुका है, इसको तलाक दे चुका है अरसा 15 साल पहले से। उसके बाद फिर वह वापस गई, फिर जाके ना वो कह रही थी मैं चीनी लेने जा रही हूँ। वो उसने तो मुझे यहीं पे कहा था कि चीनी लेने जा रही हूँ, लेकिन वो फिर मेडिकल स्टोर पे गई है। वहाँ से उसने ना दो 81 की गोलियाँ ली हैं और वो उसने गोलियाँ ना वो चाय में मिला के उसको पिला दी हैं। जब वो थोड़ा सा बेहोश हुआ है, उसके बाद वो एक टिश्यू था, कपड़े के ऊपर सर वो उसने लगा दिया था, वो क्या नाम है, जिसको सूंघते ही बंदा बेहोश हो जाता है। तुम वहाँ क्या करने गए थे, अपना बताओ पहले। तो वो बेहोश कर लिया। जब मुझे बुलाया था तब मैं ऊपर से नीचे आया। उसने कहा कि मुझे कह रही थी कि शफीक ये मसला हुआ है। तो मैंने कहा ये तो बहुत गलत बात है कि बेटी कह के फिर बेटी के साथ ज्यादती करने लगा। गलत जो उसने किया वो तो छोड़ दो ना, जो तुमने किया पहले वो बताओ। मुझे फिर नीचे बुलाया, मुझे कह रही थी एक रस्सी चाहिए। तो हमने बेड से उठाया, उसको मंजी पे डाला, चारपाई पे। तो उसने कहा एक रस्सी चाहिए। तो मैंने कहा मेरे पास रस्सी नहीं है। फिर उसने कहा तुम तो फूलों का काम करते हो, तुम्हारे पास रस्सी होती है। तो उसने फिर मेरे थैले से रस्सी निकाली, तो फिर उसके इस तरह गले में डाला, इस तरह डाल के। तो एक साइड पे ना उसका बेटा था, मेरी मामी का, एक साइड पे उसकी बेटी थी। बेटी उसकी मेरी साइड पे थी और बेटा वो माँ के साथ था। हम दोनों ने चारों ने बल्कि पकड़ के ना एकदम से रस्सी खींची है। तो इस तरह उसका गला घुटने लग गया था, बंद होने लग गया था, काला शाह चेहरा हो गया था और एकदम से उसकी एक आँख खराब भी हो गई थी और घुटने से। तो फिर वो दम घुटने से एकदम से थोड़ी देर सांस उसने फिर बाद में ली। जब हमने कहा कि ये तो ख़त्म हो चुका है, तो सर हमने रस्सी निकाली, लेकिन वो थोड़ी देर बाद फिर से सांस लेने लग गया। उसके बाद ना वो मामी जान ने कहा था कि एक ना वो तकिया लो, उसके ऊपर डालो और डाल के उसका मुंह ना, उसकी सांस आ रही है उसकी सांस बंद कर दो। तो मैंने नहीं की, फिर उसके बेटे कासम ने की थी, जो 12 साल का बेटा था उसका। तो सर उसने ऊपर तकिए के ऊपर बैठा
और थोड़ी देर बाद, ठीक 5 मिनट बाद हमने तकिया उठाया, देखा उसके एक कान से खून निकल रहा था और नाक में से खून निकल रहा था। तो वो उस टाइम वो ख़त्म हो चुका था। उसके बाद मेरी मामी जान ने उसको कपड़े पहनाए, तो फिर हम लेके उसको, बल्कि हमने चारपाई के ऊपर खड़ा होकर, मैंने खड़ा हुआ और एक साइड पे वो कासिम को आगे बिठाया था बाइक पे, और मैंने कहा उसका हैंडल थोड़े संभाल के रखो। वो उसने संभाला। फिर मैंने ना उसके नेफे की तरफ मैंने भी पकड़ा, मामी ने भी पकड़ा, उसके एक पाँव उठा के इस तरह करके ना इस तरह बाइक के ऊपर रखा। मैं सबसे आगे था, मुझसे पीछे कासिम था, कासिम के पीछे ना तारिक था, तारिक के साथ मेरी मामी जान बैठी हुई थी। ठीक है, तो हम फिर लेके चले गए सर, फेज से 8 की तरफ लेके गए हैं, तो सीधे लेके गए हैं। फिर आगे से फिर ना एक नहर आई छोटी सी, उस नहर की तरफ हम बिल्कुल रवाना हो गए, सीधे लगे गए। मुझे नहीं पता, जिस तरह मुझे रात का सफ़र था, मुझे रास्ते का इतना नहीं समय लगी। जिस तरह मुझे मामी कह रही थी इस तरफ जाना है तो मैंने इस तरफ मोड़ दी, उसने कहा उस तरफ जाना है तो मैंने उस तरफ मोड़ दिया। तो सर फिर हम जाके ना जंगल के थोड़ा सा कच्चा सा रास्ता आया था नीचे को, हम फिर थोड़े से आगे जाके उसको एकदम से फिर हमने उठाया, मैंने पकड़ा नीचे से कमर से, यहाँ से हाथ डाला, पीछे से हाथ डाल के, तो फिर मेरी मामी ने उसके पाँव, एक ने पाँव पकड़ लिए, तो माँ बेटों ने पाँव पकड़ ली, बाकी मैंने उसका उठा के हमने ऊपर ले के थोड़े से गए। उसके बाद मेरा हाथ थोड़ा सा स्लिप हुआ और वो मुझसे थोड़ा सा नीचे गिर गए। उसके बाद हमने उससे थोड़ा से बिल्कुल धकेल दिया नीचे को, तो वो पानी में एकदम से नीचे चले गए। उसके बाद हम फौरी तौर वापस अपनी, मैं बाइक की तरफ आया, मैंने अपनी बाइक के ऊपर बैठ के फिर उसके बाद मैं रवाना हो गया, वापस को घर आ गया। मैंने तो सिर्फ गैरत की खातिर मैंने मारा, मुझसे हो गई, गलती हो गई। इसी वजह से आप उससे तंग आ चुकी थी, अपना काम भी पूरा करता हूँ, मेरे पैसे भी पूरे नहीं दे रहा, उसकी वजह ना यही थी और कोई वजह नहीं थी। मामी जान कह रही थी कि मैंने इसको पैसे जमा कराए थे कि इसने कहा था मुझे लाहौर में जगह लेके देगा, तो वो लारा लगा के 8 साल हो गए उसके पीछे। हम वो मेरी मामी जान पैसों के लिए भाग रही थी पीछे, तो जिस तरह भाग रही थी, वो कभी कह रहा मैं आज देता हूँ, कभी कहता कल देता हूँ, कभी कहता मैं उस बंदे से लेने, कभी कह रहा मैं उस बंदे से लेने, तो लारे लगाता रहा इस तरह। फिर ना वो मामी जान ने इस बात पे थोड़ा सा गुस्से में आके वो उसने मार दिया। बात को जितनी तूल दे रहे हो, अब ये भी बता दो कि सजा क्या होनी चाहिए तुम्हारी। किया तो हमने बहुत गंदा है काम, वो मेरी मामी ने कराया मुझसे, लेकिन मैंने ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार काम किया, और कभी मैंने इस तरह का काम किया नहीं। मैं तो सिर्फ फूलों का काम करता हूँ, गुलदस्तों का, गाड़ियाँ वगैरह सजाता हूँ, वो मिसारी वगैरह और हैप्पी बर्थडे या बलून वगैरह लगाते हैं, वो काम करता था। माफ़ी नहीं मिल सकती, थोड़ी सी माजरत हो सकती, थोड़ी सी। दूसरे के लिए मौत की सजा, उसे माफ ना किया, उसे मौत के घाट उतार दिया और अपने लिए माफी के तलबगार हो। इंसानियत है तुम में? मेरी माँ, मेरी अम्मी तो अकेली है, उसका कमाने वाला इतना है कोई नहीं, बाकी दूसरा छोटा भाई है। गुजारिश हो सकती है सर, और कुछ नहीं सर। तुमने जो कुछ किया इस पर आईओ ने भी हमें सारी जो गुफ्तगू थी वो हमें डिटेल ब्रीफ किया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज कामरान मौजूद हैं। कामरान ये बताएगा कि आपने सारे मामले को खुद भी बारीक बीनी से देखा होगा, ये क्या कह रहा है, जो बात बता रहा है वो सच है? जी बिल्कुल जी, ये बड़ा अंदरनाक इंसिडेंट हमारे इलाके में रूनुमा हुआ है। ये 14 तारीख वाले दिन मकतूल तारक हुसैन हस्बे मामूल अपने घर से निकलता है काम के लिए, और उसके बाद ये अपने घर वापस नहीं आता। फिर इसके जो भाई हैं, मलिक आशिक उनका नाम है, उनकी मुद्दत में FIR दर्ज होती है उनके अगवा की। तो ये FIR 16 तारीख को दर्ज होती है, और 16 तारीख की ही शाम को जो है ये मगबी जो है तारक, इसकी डेड बॉडी हमें जो है वो BRB नहर से मिलती है। जैसे इसकी डेड बॉडी मिलती है, उसके बाद हम डेड बॉडी को तहवील में ले के जो इसके ऊपर मुकदमे में बाकायदा तफ्तीश का आगाज़ करते हैं। फिर इसकी जो टेक्निकल जो सपोर्ट की वजह से हमें जो है ना कातलों का सुराग मिल जाता है, और हम इस कातलों को अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट करने के बाद जब उनकी हम बाज़ाब्ता तफ्तीश करते हैं, तो दौरान तफ्तीश फिर हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मुलजमान जो है जिस तरीके से उन्होंने इसका मर्डर किया, उन्होंने फिर कन्फेस भी किया है। मुलजमान गिरफ्तार हैं और आला कत्ल भी बरामद हो गया। और ये आला कत्ल के अलावा जो चीज़ें जिन चीज़ों की मदद से इन्होंने ये इंसिडेंट किया है, वकूफ़ पज़ीर किया है, वो सारी चीज़ें भी हमने अपनी तहवील में ले ली हुई हैं जी। ठीक, बहुत शुक्रिया आप दोनों अफसरान ने भी हमें जो कुछ बताया। हम कोशिश करते हैं कि ये देखने वालों के लिए एक सीख हो सके, क्योंकि जो इस मुलज़िम ने किया और अब जिस कटहरे में ये खड़ा है,
इसकी सज़ा इसे अल्लाह से तो मिलनी ही मिलनी है, लेकिन दुनिया में भी ये इसकी सज़ा ज़रूर पाएगा। और यही सच दिखाने का मकसद होता है, यही ऐसे प्रोग्राम दिखाने का मकसद होता है। इसी सीख के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।